डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन में वो है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो आपके एसिड्स होते हैं और जो आपके बेस होते हैं, अगर हम उनकी आपस में ही रिएक्शन कराएं तो वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आपके मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है, और जब एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमने लास्ट के 2 वीडियोज़ में हम कर चुके हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो आपकी एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और जो भी आपके मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, जिसमें हमने बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन देखी थी, तो एसिड के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो वो जो है एक दूसरे पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी गिवन है आपको, टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कि एक आपकी टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपको डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है। NaOH आपका क्या होता है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका बेस इन नेचर होता है, ये आपका एक बेस होता है। ठीक है, जो NaOH है इसका क्या नाम होता है, इट इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया फिर आपने 2 ml एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH ले लिया, 2 ml जो है वो NaOH ले लिया। NaOH जो होता है इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे उसमें आपने फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को ऐड किया है। तो हमने देखा था कि जो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन होता है, जैसे उस फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन की आप बेस के साथ रिएक्शन करते हो तो वो पिंक कलर का हो जाता है। वैसे तो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट होता है, अगर आप उसकी एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है। लेकिन अगर आप उसकी बेस के साथ में रिएक्शन कराते हो, यहाँ पे बेस क्या है हमारा, NaOH, तो अगर आप इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और वो कलर कैसा हो जाएगा, आपका पिंक कलर का। ठीक है, तो फिर इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका जो कलर है वो आपका पिंक कलर का हो जाएगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन इज ए इंडिकेटर, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस इट्स कलर चेंजेस इनटू पिंक। तो ये पिंक कलर का आपका हो जाता है। अब ये पिंक कलर का हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो उसने कहा है कि ये जो सॉल्यूशन आपका अब जो पिंक कलर का हो गया है उसमें अब आपने HCl को मिला लिया। HCl आपका क्या होता है, HCl आपका एक एसिड होता है। ठीक है, HCl इज़ ए एसिड। तो जब वो उसने कहा कि अब उसके अंदर आप एसिड डालो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, इज़ देयर एनी कलर चेंज इन द रिएक्शन, तो क्या उसके कलर में कोई चेंज आएगा, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन होता है वो एसिड के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, और वो बेस के साथ में आपका पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, फिर उसने कहा कि वाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर। तो वो कह रहा है कि अगर हम उसमें फिर से NaOH को डालें तो फिर से वो NaOH की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि मान लो आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है, तो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में जैसे ही आपने ये जो NaOH के साथ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन की रिएक्शन की, तो ये जो चेंज हो जाता है ये आपका पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, फिर आप इसमें एसिड मिलाते हो, एसिड आपने कौन सा मिलाया है, एसिड आपने HCl मिलाया, तो HCl मिलाते ही ये कैसा हो जाता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर इसने कहा कि जैसे ही अब हम इसमें दोबारा से NaOH मिलाएं, तो दोबारा से NaOH मिला के ये फिर से कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वो इसमें यही बताया गया है कि एसिड और बेस के साथ, कि एसिड के साथ
बेस के साथ NaOH आपका बेस है तो उसके साथ फिनोफ्थिलीन जो है वो पिंक कलर का हो जाता है, और एसिड के साथ में वो आपका ट्रांसपेरेंट यानी कि कलरलेस हो जाता है। दोबारा से फिर हम उस टेस्ट ट्यूब में NaOH डालते हैं तो वो आपका फिर से पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? In the above activity, we observe that effect of a base is nullified by an acid. तो यहाँ पे जो हम बेस के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? is nullified by an acid and vice versa. तो यहाँ पे हम जो बेस और एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो जब भी आपके बेस और एसिड जो है आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, मान लो कोई भी आपने एसिड लिया, यहाँ पे कौन सा एसिड है आपके? बेस लिया जो NaOH है, ये आपका एक बेस है NaOH, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एक बेस है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई? तो NaOH, ये आपका एक बेस है, और बेस की रिएक्शन जब आप एसिड से कराते हो तो एसिड क्या है यहाँ पे आपका? HCl। ठीक है, तो हमेशा आपका क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमेशा आपका यहाँ पे सोल्ट बनेगा, तो सोल्ट आपका कौन सा बनेगा? NaCl। तो यहाँ पे जो सोल्ट आपका बनेगा वो होगा आपका NaCl प्लस, और बचेगा क्या आपके पास? H2O। तो यहाँ पे आपके पास H2O बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कि एसिड और बेस, यानी कि यहाँ पे ये जो एसिड, ये एसिड आपका HCl, जब इसने बेस के साथ में रिएक्शन की, ठीक है, तो क्या बनता है आपका? NaCl, इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, यानी कि आपका एक साल्ट बनता है और आपका वाटर बनता है। ठीक है, तो इन द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो एसिड और बेस है ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब एसिड और बेस को हम एक दूसरे में मिलाते हैं तो ये हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा HCl है। तो जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? आपका एक साल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, और आपका वाटर बनता है H2O। ठीक है, तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो हमें क्या प्रोड्यूस कर रही है? साल्ट प्रोड्यूस कर रही है और वाटर प्रोड्यूस कर रही है। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? एसिड प्लस बेस, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब एसिड एंड बेस जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट और वाटर, और वे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने की या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। एसिड और बेस को आपस में हम मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर आपका प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इसमें है फिर आपका रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो अब हमें मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ में रिएक्शन देखनी है कि एसिड के साथ में उसकी क्या रिएक्शन होगी। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड ऐड द डाइल्यूट HCl and see what happened to the copper oxide. You will notice that color of the solution become blue green and the copper oxide dissolves. The blue green color of the solution is due to formation of copper chloride in a reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि हमें किसकी रिएक्शन बतानी है? यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ में। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं? मेटल का ऑक्साइड को जो हम लिखते हैं O से लिखते हैं, और मेटल के लिए हमारे पास कोई भी मेटल होनी चाहिए। तो कॉपर आपकी एक मेटल है और उसके साथ हमने O लगा दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज़ द मेटल ऑक्साइड। तो ये आपके मेटल का एक ऑक्साइड होगा। ठीक है, दिस इज़ द मेटल ऑक्साइड। तो ये आपके मेटल का एक ऑक्साइड है। ठीक है, तो जब मेटल ऑक्साइड आपकी एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इसको हम देखते हैं अभी। तो ये कोई आपका मेटल ऑक्साइड है, मान लो इसको हमने लिख लिया CuO, तो ये मेटल हो गया और ये ऑक्साइड हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या नाम है? केमिकल नेम कॉपर ऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन हमें एसिड के साथ में करानी है। तो यहाँ पे हमने एसिड कौन सा लिया है? HCl। तो HCl जो होता है ये आपका एक एसिड होता है, और इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो रिएक्शन में आपका क्या बनेगा?
CuCl2 प्लस H2O। तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे, यानी कि CuO क्या है आपका, ये आपका एक मेटल का ऑक्साइड है। CuO आपका एक मेटल का ऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन आपने एक एसिड के साथ में कराई है। और एसिड कौन सा लिया है आपने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बना है आपका CuCl2। CuCl2 को हम क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड कहते हैं। और क्या बना है इसमें, वाटर बना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। CuO को हम क्या लिख सकते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड, और HCl को हम क्या लिख सकते हैं कि जब ये आपके एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। तो कॉपर क्लोराइड को हमने क्या लिखा कि सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, और H2O का मतलब वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका हमने देखा कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हम कोई और मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेटल ऑक्साइड मान लो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ZnO। ZnO आपका क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड की अगर आप HCl के साथ में रिएक्शन लिखोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ZnCl2 प्लस H2O। तो ये बनेगा आपके पास कि जब आप जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो जिंक क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है। तो ZnO क्या होगा आपका कि मेटल ऑक्साइड है, HCl आपका एसिड है, ZnCl2 आपका सॉल्ट है, और H2O जो है वो आपका वाटर है। ठीक है, तो जो कोई भी जो मेटल ऑक्साइड है वो आपका एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें फिर यही दिया गया है, इस रिएक्टिविटी में ये बताया गया था कि बीकर में जो था वो आपका कॉपर ऑक्साइड था। तो कॉपर ऑक्साइड में अगर आपने उसकी रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में की है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो उसका सॉल्यूशन का कलर था वो कैसा हो गया आपका, वो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन हो गया है। तो वो किस वजह से हुआ, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया है और वो कैसा हो गया है, ब्लू ग्रीन हो गया है। वो किसकी वजह से है, क्योंकि उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, कॉपर क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया आपका, कॉपर क्लोराइड में चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन अभी हमने लिखी थी यहाँ पे कि जब आपका कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका CuCl2 बनता है और प्लस वाटर बनता है। तो वो इस सॉल्ट की वजह से वो आपका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द एसिड। तो ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट आपकी, सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ पे हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जब हम बेस की रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ में कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब आप बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, ये जो रिएक्शन आपकी, ये वाली रिएक्शन अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ जो होगी ये आपकी एसिड है, ये चीज़ आपकी सॉल्ट है, ये चीज़ आपकी वाटर है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो आपके बेस की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेस इन नेचर, वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ में कंपेयर किया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी ये होती है, बेस प्लस एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका मतलब जब ये चीज़ एसिड है, ये आपका सॉल्ट है, ये आपका वाटर है, तो मेटल ऑक्साइड आपके क्या होंगे, दे आर बेस इन नेचर। तो यही लास्ट लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट लाइन में ये आपका ये लिखा हुआ है कि जो आपके जो मेटल के ऑक्साइड होंगे दे आर बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, अभी हमने मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ में रिएक्शन देखी है, अब हमें देखना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। यानी कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं।
तो इसमें फिर बताया गया है नाउ यू हैव सीन द रिएक्शन बिटवीन, हमने एक रिएक्शन देखी है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द एक्टिविटी 2.5। 2.5 में हमने एक रिएक्टिविटी देखी थी, ठीक है। तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और एक वाटर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, फिर ये किसके साथ में रिएक्शन कर रही है, आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और आपका क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, CaCO3 प्लस वाटर आपका बन रहा था। ये वाली जो रिएक्शन है ये हमने एक्टिविटी 2.5 में देखी थी। उस एक्टिविटी 2.5 में हमने देखा था कि आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब हमने जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड की रिएक्शन कराई थी, ठीक है। तो उसमें से कौन सी गैस निकली थी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हमने लाइम वाटर में से गुजारा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या है, आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ये आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपका बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है, और कैल्शियम कार्बोनेट की ये क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका सोल्ट है, और ये आपका वाटर है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, ये आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गई, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस हो गया, और ये आपका सोल्ट हो गया, और ये वाटर हो गया। तो इसका मतलब कि जब भी आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपका सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने कौन सा लिया है यहाँ पे, CO2, ठीक है। जब वो आपका बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब भी आपका बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में हमने किसकी रिएक्शन देखी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, और बेस के साथ रिएक्शन हमने देखी तो बेस कौन सा लिया हमने यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस है, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, आपका सॉल्ट। सॉल्ट क्या बना, आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद द बेस। अब इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है, इसको हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है कि वो किसके बराबर होती है, आपकी कि जो आपका एसिड प्लस बेस होता है वो किसके बराबर होता है, एसिड प्लस बेस जो है वो किसके बराबर होता है, सॉल्ट प्लस वाटर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आपका बेस हो गया, और सॉल्ट जो है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और वाटर हमारा H2O हो गया। तो इसका मतलब ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं ये क्या होंगे, फिर दे आर एसिड इन नेचर। तो ये आपके एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक है। जैसे हमने मेटल ऑक्साइड का किया था कि दे आर बेसिक इन नेचर, तो ऐसे ही जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये जो है बेस के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एसिडिक इन नेचर होंगे। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं ये आपके एसिडिक इन नेचर होंगे, और जो आपके मेटालिक ऑक्साइड हैं वो भी आपके बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, ठीक है। कि जो आपके कर्ड होती है और जो आपके सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो कर्ड कौन सी होती है, कर्ड आपकी दही होती है। सोर्स सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं। तो जो आपके दही वाले पदार्थ होते हैं, जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, उनको तांबे और कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसमें हमें क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो आपके ब्रास और कॉपर हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मेटल होते हैं। तो अभी हमने देखा है कि जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं
ठीक है। तो कौन सी गैस निकलती है आपकी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका काफ़ी पॉइजनस होता है, इससे जो खाना है वो आपका पॉइजनस हो जाता है और जो आपका बर्तन है वो भी आपका ख़राब हो जाता है, तो उसमें कोरोजन वगैरह आपका हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो आपके, तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो जो आपके कर्ड और सोर सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके खट्टे होते हैं, उनमें आपका एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड और जो आपके ये ब्रास और कॉपर के ये जो वेसल्स होते हैं ये आपके मेटल से बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इनमें खाना रखते हो तो खाने के अंदर का जो एसिड होता है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करता है और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और आपका जो पॉइजनस कंपाउंड है वो आपका बनता है, यानी कि इसमें फूड के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें जो आपका फूड है वो आपका पॉइजनस हो जाता है, खाना आपका जहरीला हो जाता है। इसलिए ब्रास और कॉपर के वेसल्स में हमें खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए या कर्ड और सोर सब्सटेंसेस नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच गैस, क्वेश्चन नंबर 2 है, which gas is usually liberated when an acid react with a metal, illustrate with an example, how will you test for the presence of this gas। तो इसमें यही बताया गया कि कौन सी गैस आपकी लिबरेट होती है जब एसिड आपका मेटल के साथ में रिएक्शन करता है। तो हमें अभी हमने देखा कि जब आपका एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और कैसे जो है आप इसकी प्रेजेंस को बता सकते हो कि इसकी प्रेजेंस को बताने के लिए अगर हम एक बुझी हुई कैंडल को इसके पास लेके आते हैं तो वो बुझी हुई कैंडल जो है आपकी फटफट की साउंड के साथ जो है वो जलने लगती है, पॉप साउंड के साथ वो आपकी जल जाती है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वोलेटाइल गैस होती है, इसका मतलब जो गैस है वो आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एक मेटल कंपाउंड है ए, ठीक है। एक मेटल का कंपाउंड है ए, उसका नाम हमें नहीं बताया गया है, दैट रिएक्ट विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो जो कंपाउंड है वो आपका HCl के साथ में रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टू प्रोड्यूस एन एफरसेंस, ठीक है। यानी कि उसमें से एफरसेंस का मतलब होता है कि उसमें से बुदबुदाहट या निकलती है। द गैस इवोल्ड, जो गैस इसमें निकल रही है, एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, यानी कि इसमें से जो गैस निकलती है वो आपकी जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। एक्सटिंक्शन का मतलब बुझा देना। राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। वो कह रहा है कि इसके बारे में जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको लिखो अगर इनमें से जो एक कंपाउंड है वो क्या है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन लिखनी है, हमें मेटल कंपाउंड ए का नाम नहीं पता, उस मेटल कंपाउंड ए को हमें गैस करना है और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ में रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक गैस को प्रोड्यूस करता है। एफरसेंस का मतलब बुदबुदाहट निकलती है, इसका मतलब उसमें से गैस निकलती है और वो जो गैस है वो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है अगर एक कंपाउंड उसमें प्रोडक्ट में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि कोई भी जो मेटल का कंपाउंड है उसको हम लिखेंगे और वो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ में। तो इसमें से जो गैस निकलती है जो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, वो जो गैस होगी वो हमें लिखनी है यहाँ पे प्लस, और दूसरा कंपाउंड इसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे CaCl2, ठीक है। CaCl2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे जो मेटल का कंपाउंड ए होगा वो क्या होगा आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ पे जो मेटल का कंपाउंड ए होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो कंपाउंड आपका कौन सा बनेगा, CaCl2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी गैस आपकी बनेगी, CO2। तो यहाँ पे जो आपकी गैस निकलेगी वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो इसीलिए हम इसको तो इसमें जो आपका मेटल का कंपाउंड होगा तो वो मेटल का कंपाउंड क्या होगा आपका CaCO3, यानी कि वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। तो जब वो आपका HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, प्लस और आपका यहाँ पे कौन सा दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा था, कैल्शियम क्लोराइड,
तो इस रिएक्शन को आपको लिखना है और कॉपी में अपने आप से बैलेंस करना है इसे, क्योंकि ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, इसको आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आपकी आग बुझाने का भी काम करती है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपकी फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें करेंगे, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, कि जो आपके सारे एसिड्स होते हैं और जो सारे बेसिस होते हैं उनमें क्या चीज़ आपकी कॉमन होती है। सभी एसिड्स में एंड सभी बेसिस में क्या चीज़ आपकी कॉमन होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है और जो आपके बेसिस होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है। In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties, कि जितने भी सारे एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, which leads to this similarity in property, तो यानी कि किस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी सिमिलर होती है। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with a metal, तो ये हमने देखा कि जो सारे एसिड्स होते हैं, सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस फिर कहाँ से आती है, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ ए कॉमन टू ऑल द एसिड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो सभी एसिड्स में कॉमन होता है, ठीक है। तो मेटल की हमने रिएक्शन देखी थी कि कोई भी जो आपका मेटल है वो आपकी एसिड के साथ में रिएक्ट करके, मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो यानी कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ से आती है, हाइड्रोजन गैस के लिए जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आता है, वो हाइड्रोजन आपका एसिड से आता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इस एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्टिविटी में बताया गया है, इसमें हम क्या लेंगे, सॉल्यूशंस लेंगे, ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हम कुछ सॉल्यूशंस लेंगे, ग्लूकोज का, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स 2 nails ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml बीकर, यानी कि यहाँ पे हमें एक कॉर्क लेना है, उसके ऊपर 2 nails बनानी है और उसको बीकर के अंदर रखना है। फिर जो नेल्स हैं उसके 2 टर्मिनल्स को हमें एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, एक बल्ब के साथ कनेक्ट करना है और एक स्विच के साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर हमें उसमें डाइल्यूट HCl को डालना है बीकर के अंदर और उसमें स्विच ऑन द करंट और करंट को ऑन करना है। फिर ये सारे प्रोसेस जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, फिर हमें ग्लूकोज के साथ करना है और फिर हमें अल्कोहल के साथ में करना है। तो इस केस में हमें देखना है कि किस केस में जो है वो आपका बल्ब ग्लो होगा और किस केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो पहले हम इसके सर्किट को देख लेते हैं। तो ये सर्किट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट को देखो, ये आपका एक बीकर है, ठीक है। तो दिस इज़ ए बीकर, इस बीकर में ये जो चीज़ है ये आपकी कॉर्क है, ठीक है। एक प्लास्टिक टाइप का होता है, ये आपका सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप होती है, ठीक है। इसमें आपको ये जो आपकी लोहे की कील होती हैं इनको आपको सीधे गाड़ना है, यहाँ पे दोनों ही आपस में टच नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में जो है वो आपका गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉर्क है आपका प्लास्टिक के टाइप का, जो आपका सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। तो इसमें ये 2 कीलों को आपको, लोहे की जो कील है इनको गाड़ना है, ठीक है। और ये जो कील है इसके साथ में, ठीक है, इस कील के साथ में एक तार आपको कनेक्ट करनी है यहाँ पे, इस कील के साथ में ये जो तार है इसको कनेक्ट करेंगे। ये आपकी बैटरी होती है, तो बैटरी को बनाने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका एक सेल हो गया, ऐसे ही ये आपका दूसरा सेल हो गया। तो ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट होती है, ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट होती है, फिर ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट होती है, ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट होती है। तो इनको फिर हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या बनाई गई है, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। फिर ये 6 वोल्ट की बैटरी को आपने एक बल्ब के साथ में जोड़ दिया है,
बल्ब के साथ में यहाँ पे आपका एक स्विच है, तो ये स्विच आपके सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। और फिर इस स्विच को, ये जो स्विच में से जो तार निकली है आपकी, उस तार को इस वाली आयरन नेल के साथ आपने कनेक्ट किया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सर्किट जो है वो आपका कंप्लीट है। तो ये कोर का आपने लिया, इस कोर में आपने आयरन्स की जो नेल्स हैं ये डाली हैं, लोहे की जो कील है वो डाली है। इस वाली कील से जो एक तार है उसको आपने 6 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया है। ये 6 वोल्ट की जो बैटरी है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के साथ में, बल्ब को स्विच के साथ में, और इसको इस वाली कील के साथ में हमने जोड़ा है। अब हमें क्या करना है, इस बीकर के अंदर ये जो एसिड सॉल्यूशन है इनको हम सेपरेट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा लिया गया है आपका HCl, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि किसके साथ में जो आपका बल्ब ग्लो होगा और किसके साथ में बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो जैसे ये प्रोसेस हम HCl डालते हैं इसमें, तो इस वाले बीकर के अंदर हम पहले कौन सा सॉल्यूशन डाल रहे हैं, इस वाले बीकर के अंदर पहले हम HCl का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। HCl आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है कि ये आपका एसिड करैक्टर का होता है, ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो जैसे ही फिर हम इसमें ये वाले स्विच को हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो करंट है HCl के अंदर वो करंट आपका फ्लो करता है, और इसके अंदर के जो आयंस होते हैं, ठीक है, तो जो आपका HCl है वो आपका आयंस में टूट जाता है, यानी कि इसका जो H+ है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में आपका टूट जाएगा HCl, ठीक है। तो जो आपका HCl है ये आपका 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, एक हो जाएगा आपका H+ और एक हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले H में क्या आया आपका, H+ को हम क्या कहते हैं, H+ आयन। तो जैसे ही आप HCl में से करंट को प्रवाहित करते हो, करंट को फ्लो करते हो, तो ये आपका 2 पार्ट्स में टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये आयंस में चेंज हो जाता है, जो आपका HCl है ये आयंस में चेंज हो जाता है, और ये वाला इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन। तो यानी कि हमने देखा कि जैसे ही हमने इसमें HCl डाला, तो जैसे ही हम HCl डालते हैं तो बल्ब जो है ये आपका जल जाता है, बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। जैसे ही आप HCl डालते हो तो HCl डालने से बल्ब आपका ग्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें H+ आयन प्रेजेंट है। ऐसे ही फिर उसने कहा है कि ये स्टेप आपको रिपीट करना है H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो अगर हम HCl को निकाल के दोबारा अब हमें कौन सा एसिड डालना है, यहाँ पे हमें दूसरा एसिड डालना है, वो एसिड हमने कौन सा लिया है, H2SO4। H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H2SO4। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन सल्फेट डालते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और हम देखते हैं कि जो बल्ब है वो आपका ग्लो करने लगता है। तो वो जो बल्ब ग्लो करेगा तो वो हम देखते हैं वो बल्ब कौन से आयन की वजह से फ्लो करेगा, तो जो आपका H2SO4 होता है, तो ये भी आपका आयंस में टूट जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये आपका आयंस में टूट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2H+ और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये आपका जैसे ही करंट को पास करते हो ये आयंस में टूट जाता है, ठीक है। तो ये 2H+ आयन हो गए, तो ये क्या है आपके हाइड्रोजन आयन, और ये आपका सल्फेट आयन होता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम हाइड्रोजन सल्फेट को में से करंट फ्लो कराते हैं तो बल्ब जो है वो आपका ग्लो करेगा। तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम H+ आयन भी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम फिर नाइट्रिक एसिड के साथ में करें तो नाइट्रिक एसिड को हम क्या लिखते हैं, HNO3, ठीक है। तो जैसे ही हम फिर इसको H2SO4 निकाल के अब हमें उसमें क्या डालना है, नाइट्रिक एसिड, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड भी आपका क्या होता है, ये आपका एक एसिड होता है, और जैसे ही हम इसको इसमें बीकर में डालते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो बल्ब आपका ग्लो हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ये आप इसमें से करंट फ्लो करते हो ये आपका आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो एक H+ और दूसरा बनेगा आपका NO3 नेगेटिव।
तो यानी कि इसमें जो आपको करंट मिला है वो एसिडिक करेक्टर है, वो किसकी वजह से है, इसमें H+ आयन की वजह से। ठीक है, तो ये जो एसिडिक करेक्टर होगा ये किसकी वजह से होगा, ये आपका H+ आयन की वजह से होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जितने भी हमने HCl को डाला तब भी बल्ब ग्लो किया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तब भी बल्ब ग्लो किया, और हमने नाइट्रिक एसिड को डाला तब भी बल्ब ग्लो किया। तो अब हमें देखना है कि अगर हम इसमें क्या डालें, रिपीट द प्रोसेस विद ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज को अगर हम डालें तो क्या ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। ठीक है, तो जैसे हम इसमें ग्लूकोज को डालते हैं तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है। ग्लूकोज को डालने पे बल्ब आपका ग्लो नहीं करता है, यानी कि ग्लूकोज को अगर हम डालें, ग्लूकोज को डालने पे आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा। बल्ब आपका क्यों नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो आपके जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन ये जो है ये आपका वीक एसिड होता है, यानी कि ग्लूकोज को जैसे ही आप उसमें से करंट फ्लो करते हो वो आपका आयंस में नहीं टूटता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आयंस में ब्रेक नहीं होता है, तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी H+ आयन जो है नहीं होगा। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन तो है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो या इसमें से करंट को फ्लो करते हो तो ये आपका H+ आयंस में नहीं टूटता है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयंस इसमें नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम अल्कोहल के साथ देखें तो अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है आपका CH3CH2OH। तो अब हम देखेंगे ये प्रोसेस हमें किसके साथ रिपीट करना है, अल्कोहल के साथ में। तो कोई भी जब हम अल्कोहल इसमें डालते हैं, ठीक है, तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, अल्कोहल डालने पे भी ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब जो अल्कोहल है उनमें भी क्या है, H आयंस नहीं होंगे, तो ये हमें देखना है। तो जो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CH3CH2OH। ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो अल्कोहल होता है वो आयंस में आपका ब्रेक नहीं करेगा, और ये जो है जैसे हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ आयन नहीं देता है, और इस H+ आयन ना देने की वजह से ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ही आपके जो HCl को हमने देखा, HCl को हमने लिखा ऐसे कि इसमें H+ होता है। ठीक है, तो इसको हमने देखा कि जो आपका HCl था तो ये आपका जैसे हमने इसको करंट में फ्लो कराया तो ये आपका H+ Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया। ऐसे ही जो आपका H2SO4 था वो भी आपका किस में चेंज हो गया, 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो गया। ऐसे ही जो आपका HNO3 है वो किस में ब्रेक हो गया, आपका H+ प्लस NO3 नेगेटिव। तो जितने भी सारे ये एसिड हैं, ठीक है, जो कि आपका एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें भी H+ है, इसमें भी H+ है, और इसमें भी H+ है। तो सभी एसिड में क्या चीज़ कॉमन होती है कि जैसे ही वो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जैसे ही उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, उनमें H+ आयन है वो कॉमन होता है। सारे के सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है, H+ आयन कॉमन होता है, क्योंकि ये वाले सारे तो आपके डिफरेंट हैं। ठीक है, तो कौन सा कॉमन हो गया, तो जैसे आप इनमें से करंट को फ्लो कराते हो तो ये आपके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जो HCl है डिफरेंट होकर आपका H+ आयन देता है, इसीलिए बल्ब आपका ग्लो करता है। जो H2SO4 है ये भी आयंस में ब्रेक हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो भी आपका H+ आयन देता है और आपका बल्ब ग्लो करता है। लेकिन जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होता, इसलिए बल्ब आपका ग्लो नहीं करता। और जो आपका अल्कोहल है जिसको हम क्या लिखते हैं, CH3CH2OH, तो ये भी जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में होता है और ये भी आयंस में ब्रेक नहीं होता, और इसीलिए ये आपका ग्लो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा इसमें
कि सारे, अभी हमने देखा कि जो सारे के सारे एसिड्स हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, उनमें H+ आयन जो है, जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, वो आपका कॉमन होता है। सभी एसिड्स में H+ आयन जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो आपका कॉमन होता है। ठीक है, और इन्हीं आयन्स की वजह से, जो आपके आयन्स हैं, इन्हीं आयन्स की वजह से आपको करंट भी मिलता है। अब इसमें फिर दिया गया है, तो हमने देख लिया कि ग्लूकोज के साथ जो है वो आपका नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ भी आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और एसिड के साथ में जो है वो, चाहे हमने कितने सारे एसिड किए तो उनके साथ में ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। ठीक है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लो इन द केस ऑफ एसिड। तो हमने देखा कि जो आपका बल्ब है वो आपका एसिड के साथ में भी ग्लो करेगा। ठीक है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो जो बल्ब है वो आपका ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन जब आप डालते हो तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करता। इसका मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, इस चीज़ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि देयर इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। इसका मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर करंट आपका फ्लो करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जितने भी आपके एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ आपकी कॉमन होती है, H+ आयन, और इसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एसिड प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें कौन सी चीज़ कॉमन होती है, H+ आयंस, और ये इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपके एसिड्स होते हैं ये आपके करंट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आपके एसिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द एल्कली सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसने कहा है कि अब हम इसमें क्या डालें। अभी तो हमने देखा कि एसिड डालते हैं तो आपका बल्ब ग्लो करता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता। अब हमें क्या डालना है इसमें, अब लास्ट इसमें हमें डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या होता है, ये बेस होता है, और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपका बेस होता है। तो अब हमें ये देखना है कि बेस को डालने पे क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा या बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही आप बेस को डालते हो तो उसमें बल्ब ग्लो आपका करेगा। तो इसमें इस वाले बीकर में अगर हम बेस को डाल दें तो बल्ब जो है वो आपका ग्लो करता है। जैसे कि मान लो पहला हमने कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपका NaOH। तो जैसे इसमें से फिर करंट फ्लो करता है, ये किस में टूट जाता है आपका, ये भी आपका आयंस में टूट जाता है, सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं CaOH2। तो ये भी जैसे हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये भी आपका आयंस में टूट जाएगा। तो पहला होगा आपका कैल्शियम आयन प्लस दूसरा होगा आपका 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे आपने NaOH जो है ये आपका बेस है, तो बेस को में से जैसे हमने बीकर में डाला और उसमें से स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी आपका आयंस में टूट जाता है। तो ये आपका सोडियम आयन है, और इसको OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। OH नेगेटिव जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है। और ऐसे ही जैसे हमने दूसरा बेस डाला तो दूसरा हमने कौन सा डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप डालते हो तो ये भी आपका आयंस में ब्रेक हो जाता है, और स्विच को ऑन करते हो तो आपका आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये आपका कैल्शियम आयन है और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हम ये देख रहे हैं कि बेस में क्या चीज़ कॉमन है। तो पहले वाले NaOH में कौन सा आयन कॉमन है आपका, OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, और दूसरे में भी कौन सा है आपका OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो इसका मतलब बेस में क्या चीज़ आपकी कॉमन होती है, OH नेगेटिव। तो ये भी आपके आयंस होते हैं। तो जैसे ही आप बेस को डालोगे इस एक्टिविटी के अंदर तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, और वो किसकी वजह से करता है, OH नेगेटिव। तो ये जो वाली जो रिएक्शंस लिखी हैं सभी स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है,
तो जो आपके एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, उनमें H+ आयन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और ये उनके एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो आपके बेस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, इनमें OH-, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इन आयन की वजह से भी आपको करंट मिलता है, और यानी कि ये जो बल्ब आपका ग्लो करेगा इन आयन के मोशन की वजह से, और इसमें आपका बल्ब ग्लो करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के मोशन की वजह से। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आज हमने की है। ठीक है, कि एसिड अगर हम डालते हैं इसमें तो ये आपका एसिड जो है ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं, और इनका जो क्या चीज़ इनमें कॉमन होती है, H+ आयन इनमें कॉमन होता है, और जो आपके बेस होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयन आपका कॉमन होता है। ठीक है, और जब हम इसमें ग्लूकोज वगैरह डालते हैं या अल्कोहल डालते हैं तो ये आपके कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि ये आपके H+ आयन में या OH- आयन में ब्रेक नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो टॉपिक में हमने देखा, आज के टॉपिक में हमने किया, सबसे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कि एसिड और बेस आपके आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि जो एसिड एंड बेस हैं आपस में रिएक्शन करके वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर हमने देखा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी आपके बेस के साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन, तो जितने भी आपके एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, उनमें हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है, और जितने भी बेस होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, उनमें हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है। और H+ आयन के मोशन की वजह से उस बीकर में जो है, ठीक है, वो जो बीकर में आपने, तो एसिड्स में जो है आपके H+ आयन्स होते हैं, और बेसिस में आपकी क्या चीज़ कॉमन होती है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होती है। तो जैसे ही आप बीकर में अगर एसिड डालोगे तब भी बल्ब आपका ग्लो करेगा, बेस डालोगे जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप ग्लूकोज डालोगे या अल्कोहल डालोगे तो वो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब वो आपके आयन्स में ब्रेक नहीं होते। तो ये भी आपका आयन है और ये भी आपका आयन है। थैंक यू।